गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था परवलय और परवलय से रिलेटेड जितने ग्राफ बन सकते थे उन ग्राफ्स को डिस्कस किया। आज हम लोग आगे डिस्कस करने जा रहे हैं अति परवलय। अति परवलय में एक्स और वाई में इस प्रकार का रिलेशन होता है और इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस टाइप से होगा। ऐसे आप यहां पे x इक्वल टू 0 रखते हो तो देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, और आप यहां पे y को 0 रखते हो तो y 0 रखते हो तो x बराबर क्या आता है, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो y 0 कहां होगा, ये देखिए ये x अक्ष है ये y अक्ष है तो y 0 होगा x अक्ष पर, तो x बराबर प्लस ए और x बराबर माइनस ए पर। ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा। ऐसे ऐसे, ठीक है, और वापस ये ग्राफ इस अक्ष पर भी आ सकता है, ऐसे और ऐसे। तो डिपेंड करेगा कौन सी राशि किस प्रकार से वेरी कर रही है, तो ये ग्राफ हो सकता है या फिर ऐसा ग्राफ भी हो सकता है। अब मैंने यहां पे तो ये y बराबर 0 रखा, आप x बराबर 0 रख के देख लो। आप अगर x बराबर 0 रख के देखोगे तो यहां पे आपने x बराबर 0 रख दिया तो y स्क्वायर बराबर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा और उसका माइनस बी का अंडर रूट पॉसिबल नहीं है, इमेजिनरी वैल्यू होगी। तो इस इक्वेशन के लिए तो ये ग्राफ होगा और एक इक्वेशन ये भी तो हो सकती है, वो होगी y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर ये इक्वेशन है तो फिर उसका ग्राफ ऐसे ऊपर आ जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो ये तो आपको ध्यान में रखना है। अगर कहीं कोई ऐसा शेप अगर आपको कहीं पूछा जाता है तो ये ग्राफ आपके सामने होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट, आयताकार अति परवलय। आयताकार अति परवलय की जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। एक्स इंटू वाई इक्वल टू सी स्क्वायर देन वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन x, यानी y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। ये आयताकार अति परवलय के ग्राफ को प्रदर्शित करेगा। तो आयताकार अति परवलय का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, तो वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है। x के धनात्मक मानों के लिए y ऐसे परिवर्तित होगा और x के ऋणात्मक मानों के लिए y ऐसे परिवर्तित होगा। तो ये आयताकार अति परवलय का ग्राफ है। क्लियर। आप वैल्यूज पुट कर करके देख ले, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर y बराबर इंफिनिटी है, ये x अक्ष है ये y अक्ष है। x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर अनंत आएगा, यानी यहाँ x बराबर 0 होता है। ठीक है, फिर x की वैल्यू बढ़ाओगे तो y की वैल्यू घटेगी और ये घटेगी कब तक घटेगी, जब x इक्वल टू इंफिनिटी रखोगे तो y बराबर 0 हो जाएगा। x बराबर 0 पर y इंफिनिटी और y बराबर 0 पर x इंफिनिटी। क्लियर। तो ये दोनों ग्राफ टच इंफिनिटी पे जाके करेंगे, ये दोनों, ये इधर से और इधर से इंफिनिटी पे जाके टच करेंगे। क्लियर। तो ये आयताकार अति परवलय का ग्राफ हुआ। फिर नेक्स्ट, दीर्घवृत्त। ऐसी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन थी अति परवलय की। किसकी थी, अति परवलय की। और यहां ये जो इक्वेशन आ रही है बीच में प्लस आती है, आयता का ये
दीर्घवृत्त की इक्वेशन होगी, इलिप्स की इक्वेशन होगी। ठीक है, तो दीर्घवृत्त का ग्राफ कैसा होता है? दीर्घवृत्त का ग्राफ होता है कुछ इस प्रकार से। देखिए, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। पहले आप इसको तो हटा दो, ये उसकी इक्वेशन है। देखें, अगर मैं यहां पे y बराबर 0 रखता हूं तो x बराबर प्लस माइनस a आएगा। ठीक है, और x बराबर 0 रखता हूं तो y बराबर, यहां पे y बराबर 0 है, और अगर मैं x बराबर 0 रखता हूं तो y बराबर प्लस माइनस b आएगा। ये यहां रख के देख ले। ठीक है, तो y बराबर 0 कहां होगा? x अक्ष पर। तो x अक्ष पर ये ग्राफ काटेगा प्लस a और माइनस a पर, प्लस a और माइनस a पर। और y बराबर 0 कहां होगा? देखिए, पिछले ग्राफ में दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं थे, यहां दोनों एक साथ पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, वो भी पॉसिबल है। वहां अगर मैं x बराबर 0 कर रहा था तो y बराबर y स्क्वायर बराबर माइनस बी स्क्वायर, और फिर उसका अंडर रूट पॉसिबल नहीं है, ऋणात्मक संख्याओं का अंडर रूट काल्पनिक आता है, तो वो पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो दूसरी वाली इक्वेशन मैंने वहां नहीं ली थी। लेकिन यहां पे पॉसिबल है, यहां पे दोनों में ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आया था 0 रखने पर, और ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर आया था 0 रखने पर। ठीक है, तो x बराबर 0 होता है वाई एक्स पर, तो वाई एक्स पर x बराबर 0 होगा तो वाई एक्स पर ये ग्राफ काटेगा कहां कहां? प्लस बी और माइनस बी पर। यहां पे मान लो a इज ग्रेटर देन b है, a इज ग्रेटर देन b है, तो ये ग्राफ यहां पे यहां काटेगा। ये a अगर ज्यादा है तो ये वाई एक्स पर छोटी लंबाई होगी, a अगर ज्यादा है तो ये वाई एक्स पर दूरी है वो कम होगी, तो ये आपका b है और ये आपका a है। इसको मिलाने वाली, इसको एक मिलाएगा, ये ऐसा एक ग्राफ होगा, उसको अपन दीर्घवृत्त कहेंगे। ये जो ग्राफ है वो दीर्घवृत्त है। देखिए यहां पे बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे होगा, ऐसा ग्राफ, ये दीर्घवृत्त का ग्राफ है। ठीक है, और दीर्घवृत्त के ग्राफ के अंदर दो नाभियां होती है, एक यहां पे S1 होता है और एक यहां पे S2 होता है, और ये केंद्र होता है दीर्घवृत्त का। ये यहां से लेकर के यहां तक का जो ये दूरी है वो है a, और ये यहां से लेकर के यहां तक का जो दूरी है वो है b। तो ये है दीर्घ अक्ष और ये है लघु अक्ष। तो दीर्घ अक्ष इसका होता है 2a, कितना होता है? 2a, और लघु अक्ष इसका होता है 2b। तो a इज व्हाट? अर्ध दीर्घ अक्ष, और b इज व्हाट? अर्ध लघु अक्ष। क्लियर? और S1 और S2 दो नाभियां होती है, इसमें दो फोकाई। क्लियर? अब आप दीर्घवृत्त के किसी पॉइंट से, दीर्घवृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से नाभियों की दूरी का योग करते हो आप, तो हर जगह कांस्टेंट होता है, हर जगह कांस्टेंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि दीर्घवृत्त के निर्माण में आप एक धागा लो, उस धागे को यहां पे दो कील लगा करके बांध दो, और फिर उस ढीला रखना बीच में से, और दो कील लगा करके बांध दिया। जैसे ये धागा है, ठीक है, और एक यहां पे बांध दिया और दूसरा यहां पे बांध दिया। अब इस धागे के अंदर पेंसिल फंसाओ और इसको टाइट करो, और टाइट रखते हुए इसको घुमाओ। बात समझ आ रही है? ये धागा लिया मैंने, इसको एक यहां पे बांध दिया, दूसरा यहां पे बांध दिया, और फिर मैंने एक पेंसिल ली और इस धागे के अंदर फंसाई और इसको टाइट किया। और टाइट किया, जैसे मान लो ये यहां पे ये टाइट हुआ धागा, तो ये ऐसे हो गया, ऐसे। यहां पे ये धागा टाइट होकर के ऐसे हो गया, बिल्कुल। यहां पे ये धागा टाइट होकर के ऐसे हो गया, और ये टाइट रखते हुए इसको ऐसे घुमाओ, ऐसी एक शेप बनेगी, और वो शेप दीर्घवृत्त की होगी। जहां धागा बंधा हुआ है वो दीर्घवृत्त की नाभियां होगी, और इनमें से जो पार्ट लंबा है वो दीर्घ अक्ष होगा, और जो पार्ट छोटा है वो लघु अक्ष होगा। ठीक है? तो अब मैं बोल रहा था कि दीर्घवृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से नाभियों की दूरी का योग नियत होता है। क्यों?
क्योंकि दीर्घवृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से नाभियों की दूरी का योग क्या है? उस धागे की लंबाई। और धागे की लंबाई आप उस पेंसिल को कहीं घुमा दो फिक्स ही रहेगी। जैसे धागा अगर यहां है, मतलब पेंसिल अगर यहां है तो ये और ये धागा है, ये और ये धागा है, ये और ये धागा है। ऐसे ही इधर की तरफ बात करूं तो ये और ये धागा है, ठीक है। तो धागे की लंबाई तो हर जगह क्या होगी? फिक्स है। तो ये दूरी यहां से यहां और प्लस यहां से यहां नियत रहेगी हर पॉइंट पर, परिधि पर स्थित हर बिंदु के लिए, ठीक है। तो ये अगर ये पॉइंट P है तो S1P ये पॉइंट P है तो S1P प्लस S2P इज ऑलवेज नियत, इज ऑलवेज कांस्टेंट। बात समझ में आ गई? बाकी दीर्घवृत्त के बारे में अपन आगे और डिस्कशन करेंगे जब दीर्घवृत्त आएगा तब। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। यस, तो हम लोगों ने इतने सारे ग्राफ डिस्कस किए, जिसमें हमने सरल रेखा का ग्राफ पढ़ा, उसके बाद में हम लोगों ने वृत्त का ग्राफ पढ़ा, वृत्त के ग्राफ की 2-3 इक्वेशन पढ़ी, परवलय पढ़ा, अति परवलय पढ़ा और आयताकार अति परवलय पढ़ा, दीर्घवृत्त पढ़ा। ये सारी चीजें हम लोग, ये सारे ग्राफ हम लोगों ने पढ़ने के बाद में अब हम लोग आगे गणित के एक नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और जिसका नाम है अवकलन, डिफरेंशिएशन। क्या नाम है? अवकलन। ठीक है, अवकलन होता क्या है या डिफरेंशिएशन होता क्या है, तो इसको अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए भाई, मेरे पास एक फलन है y, यहां एक राशि है y जो दूसरी राशि x पर डिपेंड कर रही है, दूसरी राशि x पर डिपेंड कर रही है। या मेरे पास एक राशि है y जो दूसरी राशि t पर डिपेंड कर रही है। t क्या है? समय। x क्या है? दूरी। ऐसे इसके ग्राफ, इसका मतलब डिपेंडेंसी का क्या मतलब समीकरण हो सकता है? जैसे ये ऐसे हो सकता है कि y इज इक्वल टू 5x², यानी x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू उस हिसाब से बढ़ेगी। या ऐसा भी हो सकता है y बराबर x + 2, ये रेखीय रूप से परिवर्तित होगा y x के साथ। या कुछ भी हो सकता है, y बराबर 1/x² हो सकता है, y बराबर sin x हो सकता है, y बराबर e⁻x हो सकता है, y बराबर log x हो सकता है। ये सारी चीजें आपने पढ़ी है, इसलिए मैंने इनको पहले पढ़ाया था कि log x क्या होता है, e⁻x क्या होता है, sin x क्या होता है, 1/x² कैसे डिफाइन होगा। तो देखिए, अगर y बराबर ऐसा है तो ये कैसे परिवर्तित होगा x के साथ, तो ये x के साथ ऐसे परिवर्तित होगा। x की वैल्यू ऋणात्मक से ऐसे घटेगी तो ऐसे y की वैल्यू घटेगी, और फिर धनात्मक में बढ़ेगी तो ऐसे y की वैल्यू बढ़ेगी। अच्छा, इसका ग्राफ कैसा होगा, ये कैसे परिवर्तित होगा, तो ये कुछ ऐसे परिवर्तित होगा, ऐसे y x को 2 पर काट रहा है और ढाल कितना है? 1, यानी ये एंगल 45 डिग्री बना रहा है। x की वैल्यू ऐसे बढ़ने पर y की वैल्यू ऐसे रेखीय रूप से बढ़ रही है। तो अगर यहाँ पे पावर 1 है तो ये रेखीय रूप से बढ़ता है। अच्छा, y इज इक्वल टू 1/x² कैसा होगा, तो y इज इक्वल टू 1/x² भी एक इस टाइप का ग्राफ होगा, इस टाइप का। ठीक है, y की वैल्यू ऐसे घटेगी 1/x की वैल्यू बढ़ने पर। ठीक है, y बराबर sin x है, इसका मतलब ये कैसे परिवर्तित होगा, तो y बराबर sin x है तो x के वैल्यू बढ़ने पर y की वैल्यू इस प्रकार से परिवर्तित होगी। ठीक है, y बराबर e⁻x है तो कैसे परिवर्तित होगा, तो y बराबर e⁻x है तो ये ऐसे परिवर्तित होगा। y बराबर log x है तो कैसे परिवर्तित होगा, तो y बराबर अगर log x है तो ये ऐसे परिवर्तित होगा। ये y है और ये x है, तो y बराबर log x का ग्राफ ऐसा होगा। x की वैल्यू बढ़ने पर y की वैल्यू इस प्रकार से बढ़ेगी। बात समझ में आई? तो यहां पे ये जो y है वो इस प्रकार से x के फलन है, ऐसे के ऐसा y इस प्रकार से t का फलन भी हो सकता है। तो ये तो हमने डिस्कस किया कि फलन क्या होता है। अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि y जिसका फलन है, y किसका फलन है, x का फलन है या t का फलन है। तो जिसका y फलन है या जिसमें y डिपेंड कर रहा है, उसको परिवर्तित करने पर y परिवर्तित हो रहा है।
उसको परिवर्तित करने पर y परिवर्तित हो रहा है। तो अब हम लोग इस परिवर्तन को समझाने के लिए या इस परिवर्तन की जो दर है इसको समझाने के लिए यहां अवकलन को लाते हैं। अवकलन का मीनिंग क्या है तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखिए आप, मैं इसको पूरे को वापस रफ करूं। ये देखिए आपने सारे वेरिएशन देखे कि y अगर x का फलन है तो कैसे कैसे परिवर्तित हो सकता है। अब आप आगे डिस्कस कीजिए। अब मेरे पास y x का एक फलन है। y क्या है? x का एक फलन है और वो फलन कौन सा है? इनमें से कोई सा भी फलन हो सकता है। अब मैंने x में स्मॉल परिवर्तन किया, x में स्मॉल परिवर्तन किया, दैट इज डेल्टा x, ठीक है, dx, सॉरी। अच्छा एक बात और, मैंने x में परिवर्तन किया डेल्टा x, कितना परिवर्तन किया? डेल्टा x, तो उसके रिस्पेक्ट में y में जो परिवर्तन हुआ वो डेल्टा y हुआ। x में डेल्टा x परिवर्तन किया तो y में डेल्टा y परिवर्तन हुआ। तो x में एकांक परिवर्तन करूं, देखिए x डेल्टा x परिवर्तित होता है तो y डेल्टा y परिवर्तित होता है। अगर x एकांक परिवर्तित होता है तो y डेल्टा y अपॉन डेल्टा x परिवर्तित होता है। ये y का x के सापेक्ष परिवर्तन की औसत दर है। ये क्या है? औसत दर, ठीक है। अब आपने x को बहुत छोटा परिवर्तित किया, बहुत छोटा, x को बहुत ही कम परिवर्तित किया है, तो उसको डेल्टा x न लिख करके आप dx लिखते हो। क्या लिखते हो उसको? dx। जब x में अल्प परिवर्तन किया, dx इज व्हाट? अल्प परिवर्तन, अल्प परिवर्तन। तो आपने x में अल्प परिवर्तन किया है तो डेफिनेटली y में भी बहुत छोटा परिवर्तन होगा, ठीक है। और इस परिवर्तन को अपन एकांक परिवर्तन को या परिवर्तन की दर को अगर दर्शाते हैं तो परिवर्तन की दर वो हो जाएगी dy बाई dx। ये क्या है? x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, और यही एग्जैक्टली अवकलन है। अवकलन क्या है? किसी एक भौतिक राशि के सापेक्ष दूसरी भौतिक राशि में परिवर्तन की दर उस भौतिक राशि का उस पर्टिकुलर राशि के सापेक्ष अवकलन कहलाता है। तो अवकलन एग्जैक्टली इंस्टेंटेनियस परिवर्तन की दर यानी ताक्षणिक परिवर्तन की दर को व्यक्त करता है कि किसी अल्प परिवर्तन के लिए वो कितना परिवर्तित होता है, उस दर को परिभाषित करता है। औसत दर को अवकलन परिभाषित नहीं करता, ताक्षणिक दर को अवकलन परिभाषित करता है। बात समझ में आ गई? तो अवकलन का मतलब है किसी एक भौतिक राशि के सापेक्ष दूसरी भौतिक राशि में परिवर्तन, यानी एक राशि दूसरी राशि पे डिपेंड कर रही है या एक राशि दूसरे किसी वेरिएबल पर या चर पर डिपेंड कर रही है तो उसके सापेक्ष इसमें परिवर्तन की दर, ताक्षणिक परिवर्तन की दर, इस फलन का अवकलन कहलाएगी। तो यहां पे y अगर x पर डिपेंड कर रहा है, y अगर, ये चीजें नोट करते चले आप, अगर y अगर x पर डिपेंड कर रहा है तो dy बाई dx क्या कहलाएगा? y का x के सापेक्ष अवकलन। y का x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। ऐसे ही अगर z अगर t पे डिपेंड कर रहा है, z किस पे डिपेंड कर रहा है? t पे, टाइम पे, तो यहां पे dz बटा dt क्या कहलाएगा? z का t के सापेक्ष अवकलन। बात समझ में आ गई? तो अवकलन एग्जैक्टली परिवर्तन की दर है। अवकलन एग्जैक्टली क्या है? परिवर्तन की दर है, ठीक है। तो अब देखिए,
मान लो मेरे पास y बराबर एक्स स्क्वायर है, y बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। y बराबर एक्स स्क्वायर, इसका आपने कल ग्राफ पढ़ा था, कुछ ऐसा ग्राफ था। ये क्या है, परवलय है, y बराबर एक्स स्क्वायर परवलय है, और परवलय का ग्राफ आप जानते हैं ये वाला परवलय का ग्राफ है। ये इधर की तरफ x है और इधर की तरफ y है, ठीक है, और ये इसका ग्राफ है। अब आप इस ग्राफ में देखें तो मैं x में इस जगह आकर के हल्का सा परिवर्तन करता हूं dx, कितना परिवर्तन करता हूं dx, तो ग्राफ में मैं क्या देखता हूं, ग्राफ में मैं देखता हूं जब x की वैल्यू यहां पे शुरू में थी तो y की वैल्यू यहां पे थी, और जब x की वैल्यू dx परिवर्तित होकर के यहां पहुंच गई तो y की वैल्यू परिवर्तित होकर के यहां पहुंच गई, तो y में परिवर्तन कितना हुआ, dy। समझ गए, x में dx परिवर्तन किया तो y में dy परिवर्तन हो गया इस ग्राफ के रेस्पेक्ट में। जब x इक्वल टू y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो तो उसके ग्राफ में x में इतना परिवर्तन करने पर y में ग्राफिकली आप देख रहे हैं इतना परिवर्तन हुआ। x बराबर इनिशियल ये इस वैल्यू पर y की ये वाली वैल्यू है, और x की इस वैल्यू पर y की ये वाली वैल्यू है। तो आप ध्यान से देखना है इसको, आप मैंने आगे बढ़ाया तो जितनी दूरी ये है क्या उतनी ही दूरी ये वाली है, ये दूरी भी dy है। अब आप ध्यान से यहां देखेंगे तो यहां पे ये एक त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है, ये त्रिभुज, और इस त्रिभुज के अंदर ये कोण अगर थीटा है, ये वाला कोण अगर थीटा, देखिए इस त्रिभुज के अंदर ये वाली दूरी dy है और ये वाली दूरी dx है। ये कोण अगर थीटा है, कौन सा कोण, ये वाला, ये कोण अगर थीटा है, ये कोण, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा भाई, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी dy बाई dx, dy बाई dx, ठीक है। और टेन थीटा क्या होता है आपको पता है, आप अगर इस लाइन को, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, इस लाइन को आप अगर ऐसे आगे बढ़ाते हो तो ये लाइन क्या है, स्पर्श रेखा है, इस पे, इस ग्राफ के ऊपर स्पर्श रेखा है, और ये एंगल थीटा है तो डेफिनेटली ये एंगल भी थीटा होगा। और इस लाइन का ये एंगल थीटा और उसका टेन थीटा इसके ढाल को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है भाई, इसके ढाल को। तो इसका मतलब यहां पे ये हुआ, अच्छा किसी भी ग्राफ पर, किसी भी वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा, किसी भी वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनाती है, उस कोण का टेन थीटा उस बिंदु पर ढाल को व्यक्त करता है। उस कोण का टेन थीटा उस बिंदु पर ढाल को व्यक्त करता है। किस बिंदु पर ढाल, जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची है उस बिंदु पर ढाल को व्यक्त करता है। तो मैंने इस पॉइंट पर जो स्पर्श रेखा खींची है वो ये है, और ये स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बना रही है, तो ये थीटा टेन थीटा हो, इसका ढाल टेन थीटा होगा, और ये ढाल ही क्या होगा, dy बाई डी एक्स। और dy बाई डी एक्स क्या है, इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन, इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन। तो अगर आपको किसी ग्राफ का समीकरण दिया हुआ है, जैसे इस ग्राफ का समीकरण दिया हुआ है, और आपको इस ग्राफ का अगर ढाल पूछा जाता है, तो आप इस ग्राफ का सीधा सीधा, या इस ग्राफ में जो वैल्यू जिस वैल्यू पे डिपेंड कर रही है उसके सापेक्ष उसको अवकलित कीजिए, आपको सीधा सीधा उस ग्राफ का ढाल मिल जाएगा। उस ग्राफ का क्या मिल जाएगा, ढाल। तो अवकलन किसी वक्र का ढाल कैलकुलेट करने में काम आता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो अब ये कोई वक्र मान लो, मैं एक और वक्र बनाता हूं जिसका समीकरण मुझे नहीं पता, लेकिन देखिए वक्र कुछ इस प्रकार से, ये ऐसा वक्र है, इधर की तरफ ये y है और इधर की तरफ ये x है। तो देखिए यहां से लेकर के यहां तक इसका ढाल फिक्स है,
नियत है इसका ढाल। तो आप यहां पे dy बाई डी एक्स निकाल लो, यहां पे dy बाई डी एक्स निकाल लो, यहां पे dy बाई डी एक्स निकाल लो, बराबर आएगा। और इस पॉइंट पर आप देखते हो ढाल कितना है, 0। तो किसी टेढ़े मेढ़े वक्र का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको अगर ढाल निकालना है तो पहले तो उस पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींचो, और वो स्पर्श रेखा क्षैतिज अक्ष के साथ जो कोण बनाती है उस कोण का tan थीटा ढाल होता है। तो ये स्पर्श रेखा खींची मैंने, ये स्पर्श रेखा बिल्कुल क्षैतिज है, तो क्षैतिज अक्ष के साथ कोण कितना होगा, 0, तो इसका ढाल कितना होगा, 0। इसका मतलब y का इस पॉइंट, इस x बराबर x नॉट पर अवकलन है ना dy बाई डी एक्स, वो 0 है। dy बाई डी एक्स क्या है, 0। y का x बराबर x नॉट पर अवकलन कितना है, 0। ऐसे यहां पे अवकलन कितना है, 0। ऐसे यहां पे अवकलन कैसा है, पॉजिटिव, यहां पे अवकलन कैसा है, नेगेटिव। बात समझ में आ रही है, ठीक है। यहां अवकलन पॉजिटिव है, यहां अवकलन नेगेटिव है, यहां अवकलन 0 है, यहां 0 है, यहां पॉजिटिव है। देखिए यह ढाल धनात्मक, मतलब अवकलन मतलब ढाल, इसका अवकलन का क्या मतलब है, ढाल, ठीक है। तो जितना इसका ढाल होगा वही इसका क्या होगा, अवकलन होगा। बात समझ में आ गई, क्लियर। तो हम लोग नेक्स्ट आगे डिस्कस कर रहे हैं कि अवकलन का आगे क्या मीनिंग होता है, क्लियर। अब देखें, तो आपको अवकलन का बेसिक मीनिंग समझ में आया। अब अपन आगे डिस्कस कर रहे हैं अवकलन के महत्वपूर्ण सूत्र। सबसे पहले हम लोग एक सूत्र डिस्कस कर रहे हैं अवकलन का, और वो सूत्र है ये वाला, सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे हम लोगों ने जो अवकलन पढ़ा है कि y इज ए फंक्शन ऑफ x, y अगर x का फलन है तो इसका अवकलन होगा dy बाई डी एक्स। ये dy बाई डी एक्स किसका अवकलन है, ये y का x के सापेक्ष अवकलन है। अब मेरे पास मान लो y बराबर है x की पावर n। अभी आपने देखा था जस्ट पिछली स्लाइड में मैंने माना था y बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे मैं मानना हूं y बराबर x की पावर n है। y बराबर x की पावर n है तो इसका जो dy बाई डी एक्स होगा, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स में d बट्टा डी एक्स अवकलन ऑपरेटर कहलाता है। यानी ये d बट्टा डी एक्स जिसके सापेक्ष गुणा होता है उस फलन का अवकलन कर देता है x के सापेक्ष। अगर वो फलन x पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो उसका अवकलन 0 कर देगा, और अगर x पे डिपेंड कर रहा है तो उसका अवकलन जिस हिसाब से अपन अभी डिस्कस करेंगे वैसे करेगा, क्लियर। तो अब आप ध्यान से देखें, d बाई डी एक्स और y की जगह क्या है, x की पावर n, y की जगह क्या है, x की पावर n। तो d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, इसका मतलब है x की पावर n का x के सापेक्ष अवकलन, x की पावर n का x के सापेक्ष अवकलन। और x की पावर n का x के सापेक्ष जो अवकलन होता है, ये सीधा फॉर्मूला आप ध्यान रखना कैसे होता है। तो आप ध्यान दें, जो पावर है उस पावर को आगे ले आओ, n आगे ले आए, फिर आप लिखो x, और जो पावर है उसमें से 1 कम कर दो। ये इसके अवकलन का सूत्र हो गया। x की पावर n का अवकलन क्या हुआ, x की पावर n का x के सापेक्ष जो परिवर्तन की दर है वो है n x की पावर n माइनस 1, n x की पावर n माइनस 1। अब मैं डिफरेंट इस फॉर्मूले पर डिफरेंट एग्जांपल लेकर के आपसे अवकलन की प्रैक्टिस करवाता हूं। ध्यान दें, आप देखिए आपके पास देखिए, पहला एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जांपल है ये सारे। पहला एग्जांपल, आपके पास y बराबर x है। क्या है आपके पास, y बराबर x, y बराबर x मतलब x की पावर कितनी है, 1। आप इसका अवकलन करना चाहोगे dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू d बट्टा डी एक्स अवकलन ऑपरेटर है, और y की जगह क्या रखूं मैं, x रखूं, x की पावर कितनी, 1, ठीक है। ऐसे तो मैं देखूं तो ये dx बटे dx से कट करके 1 आएगा, बिल्कुल 1 आना ही चाहिए, लेकिन फॉर्मूले से अगर देखूं तो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, ये 1 आगे आ जाएगा। फिर लिखते हैं x और फिर 1 माइनस 1, पावर में से 1 कम कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 0, और किसी की पावर 0 क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। तो यहां से ये हो जाएगा 1 इंटू 1 दैट इज 1। बात समझ में आ गया। अब इसका मीनिंग क्या है आप ये समझने की कोशिश कीजिए। अभी आप जानते हो y बराबर x का जो ग्राफ होता है, y बराबर x का जो ग्राफ होता है वो सरल रेखा होगी, और वो सरल रेखा कैसी होगी देखिए ध्यान से।
वो सरल रेखा y बराबर x, x बराबर 0 पर y बराबर 0, मतलब वो सरल रेखा मूल बिंदु से पास होगी। सरल रेखा कहां से पास होगी? सरल रेखा पास होगी मूल बिंदु से। ये मूल बिंदु से, सॉरी, ये सरल रेखा मूल बिंदु से पास हो रही है। अच्छा, ये जो ग्राफ है इसकी मैं तुलना करूंगा y बराबर mx प्लस सी से, mx प्लस सी से, तो बताइए c यहां पे कितना है? 0, इसलिए ग्राफ मूल बिंदु से पास हुआ। m क्या है? m है x का गुणांक, तो x का गुणांक यहां पे कितना है? 1, तो m बराबर 1। m बराबर 1 मतलब इसका ढाल कितना है? 1 है। इस ग्राफ का ढाल जो कि क्या है? y बराबर x है, इसका ढाल 1 है। अभी अभी हमने बात की थी ढाल क्या होता है? फलन का जिस पे डिपेंड कर रहा है उसके सापेक्ष अवकलन, तो इसका ढाल हो जाएगा dy बाई dx। इसका ढाल क्या हो जाएगा? dy बाई dx, और dy बाई dx अभी अभी आपने कैलकुलेट किया है, कितना आया? 1 आया। बात समझ में आ गई? अवकलन और ढाल, अवकलन और ढाल क्या होता है ये समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में इसी फॉर्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चन और करेंगे आपके साथ।